वो मीडिया जो राहुल गांधी को अपमानित करने का, उनका मजाक उड़ाने का, उनको हल्के में लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती, आज वो मीडिया सुबह शाम दिन रात राहुल गांधी के गुणगान कर रही है, राहुल गांधी के रणनीति की तारीफ कर रही है। आखिर मोदी की सीक्रेट मीटिंग में वो कौन सी बात थी, वो कौन सी जिद थी जिसे लेकर अमित शाह अड़ गए, और क्या ये जिद एनडीए पर भारी पड़ सकती है? दोस्तों, बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी न तो मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा है, ना उसका विश्लेषण है, लेकिन खास तौर पर पिछले 48 घंटों में बिहार के चुनाव में जबरदस्त तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। और दोस्तों, इस घटनाक्रम के पीछे राहुल गांधी की जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है। दोस्तों, वो राहुल गांधी जिनकी आलोचना इस बात पर हो रही थी कि बीच चुनाव ही मिला राहुल गांधी को विदेश जाने का, आखिर राहुल गांधी बिहार के परिदृश्य में कहीं दिख क्यों नहीं रहे? वो राहुल गांधी जिनके बारे में तमाम तरह की बातें थी, आखिर उनकी पर्दे के पीछे की रणनीति कैसे अमित शाह पर भारी पड़ गई, और कैसे मोदी और अमित शाह मीटिंग में आमने सामने हो गए, जानिए अब। दोस्तों, हुआ ये कि महागठबंधन में जैसे तकरार देखने को मिली सीट शेयरिंग को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर, ऐसी छवि पैदा हुई और एनडीए को भी ऐसा लगा कि इनका तो काम हो गया, इनके तो बस की नहीं है, ये आपस में लड़ेंगे बस। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, इनफैक्ट हमारे जैसे पत्रकार भी यही उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव जो है महागठबंधन एक तरह से तश्तरी पर परोसकर एनडीए को दे रहा है। लेकिन एक फोन आया दिल्ली से, और वो फोन था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने न केवल तेजस्वी यादव बल्कि लालू यादव से भी बात की, और ये तय हुआ कि जितनी भी लड़ाइयां मतभेद थे उसको आप फिलहाल साइड में रखिए, किसी भी हाल में एनडीए को बिहार जीतने नहीं देना है। तो और वो तकरार जो कई दिनों से चल रही थी वो खत्म हो गई, और तो और सीधा सीधा तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर। दोस्तों, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान होते ही अचानक से आपने देखा कि पूरी की पूरी मीडिया बौखला गई। मीडिया का एक तंत्र कहने लगा, ये देखो मंच में राहुल गांधी की फोटो नहीं है, ये कैसा गठबंधन है, राहुल गांधी को साइड कर दिया। इसके अलावा उसी मीडिया का एक तंत्र है जो कहने लगा, अच्छा मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी, और जो मुसलमान है वो बस बेचारा लाइन में खड़े होकर वोट देने के लिए ही है। अच्छा, ये भी बड़ा फनी है दोस्तों कि बीजेपी वालों को मुसलमानों की चिंता होने लगी। दोस्तों, जो पार्टी दिन रात मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह के भाषण देती है, और जो पार्टी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और सीना ठोक कर उस पर गर्व करती है, हम नहीं देते टिकट, हमको नहीं चाहिए आपका वोट, वो पार्टी अचानक से मुस्लिमों के लिए परेशान होने लगी। देखिए, किसी मुस्लिम उम्मीदवार के लिए नहीं बोला कि इनको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे या सीएम बनाएंगे, आपस में सब बांट लिया। ये बता रहा था कि बीजेपी के अंदर कुछ तो चल रहा है, उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, मामला इतनी जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है। सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि मामला नीतीश कुमार के वॉर रूम तक पहुंच गया। कैसे नीतीश कुमार को उनके वॉर रूम तक, उनके अधिकारियों, उनके खासम खास लोगों को बीजेपी की कोर मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग जो कि दिल्ली में हो रही थी, इसके बारे में सब पता चल गया। जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, हुआ ये कि जैसे राहुल गांधी की पूरी रणनीति यहां पर दिखाई दी और तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया सीएम के तौर पर, सीएम उम्मीदवार के तौर पर, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई जिसमें मोदी थे, अमित शाह थे, बीएल संतोष थे संगठन महामंत्री, और शायद बिहार के एक दो बड़े नेता भी थे, शायद नित्यानंद राय थे। अब मुझे श्योरिटी नहीं है इस बारे में कि नित्यानंद राय थे कि नहीं थे, लेकिन ये लोग तो थे। ये तय हुआ कि मोदी ने इस बारे में चर्चा की कि क्यों नहीं नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद जो चुनाव है थोड़ा सा पलट सकता है। मोदी एक तरह से चाह रहे थे कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर देते हैं। भाई 5 साल जरूरी थोड़ी नीतीश कुमार सीएम रहे, कम से कम चुनाव अगर जीत गया एनडीए तो सीएम बना देंगे, साल 2 साल बाद देखा जाएगा, सीएम तो बदला भी जा सकता है। आप तो जानते हैं दोस्तों, बीजेपी सीएम क्या पूरा का पूरा कैबिनेट ही बदल देती है। लेकिन अमित शाह इस बात पर अड़ गए। अमित शाह किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। अमित शाह का कहना है कि ये आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का। अमित शाह ने अपने खास लोगों को भी बोल दिया, बस नीतीश कुमार का हो गया, अब नीतीश कुमार को बीजेपी और नहीं झेलेगी। और दोस्तों, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के कंधों पे बैठ के बिहार में सत्ता चला रही है, और चाहे उनके स्वर्गीय नेता सुशील कुमार मोदी हो, डिप्टी सीएम वो रहे, लेकिन नीतीश कुमार के ज्यादा करीबी रहे और भाजपाइयों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी का यह मानना है कि उनका कोई स्थानीय नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया, आज तक नहीं खड़ा हो पाया। आप देखिए, नीतीश कुमार इस हालत में है कि वो कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रैलियों में, उसके बावजूद भी बीजेपी उनको ढो रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। तो अमित शाह का साफ कहना है कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने किसी बीजेपी के नेतृत्व को पैदा ही नहीं होने दिया।
लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब हम नीतीश कुमार को और नहीं झेलेंगे, नीतीश कुमार का टाटा बाय बाय तो तय है। सुनने में आया है कि अमित शाह ये चाहते हैं कि नित्यानंद राय जो कि यादव बिरादरी से आते हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाए, अगर चुनाव जीत जाता है एनडीए तो सीएम के तौर पर। ऐसा करके एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं अमित शाह कि जो यादव वोट बैंक है जो कि आरजेडी के साथ एकदम मजबूती से खड़ा रहता है, उस वोट बैंक में भी हम सेंधमारी कर सकते हैं और उसके बाद किसी दलित या फिर किसी पिछड़ी जाति के और नेता को भी डिप्टी सीएम बना सकते हैं। डिप्टी सीएम तो 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह चाहते हैं चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाए। मैं तो नहीं मानती चिराग पासवान डिप्टी सीएम के लिए तैयार होंगे, हालांकि बीजेपी के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। जब फडणवीस सीएम रहकर डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होकर डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि चिराग पासवान दलित नेता के तौर पर अपना जनाधार बढ़ाएं और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करें। भविष्य के तौर पर बीजेपी चिराग पासवान में इन्वेस्ट करना चाहती है, ये अभी तक की रणनीति से पता चला है। दोस्तों अब आ जाते हैं नीतीश कुमार के वॉर रूम पर। सुनने में आया है कि ये जो सब पूरी कहानी चल रही थी कि मोदी जी चाह रहे हैं कि चलिए सीएम के नाम का ऐलान कर देते हैं, नीतीश कुमार का नेतृत्व कहना छोड़ते हैं, सीधे बोल देते हैं सरकार बनी तो इनके नेतृत्व में बनाएंगे सरकार। और फिर अमित शाह ने कह दिया नहीं बहुत हो गया, कि सारी जानकारी पटना पहुंच गई है। तो नीतीश कुमार का कोई सुना है वॉर रूम है। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक खुलेआम में बात बोलते हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का एक बहुत तगड़ा वॉर रूम है, उसमें नीतीश कुमार के वो अधिकारी ही जा पाते हैं, वो नेता ही जा पाते हैं जो नीतीश कुमार के बहुत ही खास हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि जिन्होंने नीतीश कुमार को इस वक्त घेरा हुआ है, सारे फैसले वही लेते हैं। और वो अधिकारी किसी हाल में नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की कुर्सी डामाडोल हो, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक उनका भी गोटी सेट है। अगर बीजेपी का सीएम बन गया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगा सब कुछ। तो किसी भी हाल में वो लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में कुर्सी से जाएं। तो वो जो वॉर रूम है वहां तक खबर पता चल गई कि नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय करने की तैयारी चल रही है और उस वॉर रूम में इस बात को लेकर रणनीति बन रही है कि इसको देखा जाएगा। हाँ, ये बात कही जा सकती है दोस्तों कि नीतीश कुमार क्या ऐसी स्थिति में हैं कि वो चुनाव के बाद कोई फैसला ले लें, कुछ डिच कर दें। तो दोस्तों चुनाव के बाद किसने देखा है? आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान सब कुछ ठीक चलेगा? अब ये सब कुछ ओपनली हो रहा है। नीतीश कुमार दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर कितने सही है, कितने स्वस्थ है मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार इतने तो स्वस्थ है ना कि वो समझ रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान नहीं हो रहा है, वो देख रहे हैं ना। तो ये क्या गारंटी है कि जो कैडर है उनका जमीन पर वो वैसे ही काम करेगा जैसे पूर्व में करता रहा है एनडीए के लिए? क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार के वो सिपहसालार जो ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान को क्यों इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, चिराग पासवान को किसकी काट के तौर पर पैदा किया जा रहा है, वो चिराग पासवान के कैंडिडेट जीतने देंगे? वो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने देंगे? बीजेपी हर हाल में चाहती है दोस्तों कि नीतीश कुमार अपना वर्स्ट परफॉर्म करे और वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जो हम पार्टी है मिलकर इतनी सीटें ले ले कि हमें नीतीश कुमार की जरूरत ही ना हो। लेकिन इतना आसान है कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर देना। एक ऐसे नेता जिनके साथ इतना बड़ा वोट चंक है, ईबीसी, कुर्मी, कोयरी, इतना बड़ा वोट चंक 2020 में जो उन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया था, तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी जेडीयू, तो भी 15% वोट मिले थे। सोचिए, सबसे खराब परफॉर्मेंस में नीतीश कुमार ने 15% वोट हासिल किए थे। इन सब में दोस्तों जो सबसे बड़े बाजीगर के तौर पर उभरे वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जिनके लिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये रणनीति थी राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की कि मुकेश सहनी को आखिरी वक्त तक लटकाया जाए, क्योंकि मुकेश सहनी 2020 में भी ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब वो महागठबंधन का हिस्सा थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। वो अलग बात है कि उनके विधायक वहां से जीत कर आए और उनके विधायक फिर बीजेपी ने तोड़ लिए और फिर वहां से वो एनडीए से अलग हो गए। तो इस बार भी मुकेश सहनी कुछ ऐसा ना करे, इसलिए एंड तक उनको लटकाया गया। दूसरा, जानकर सीएम के तौर पर नाम में देरी इसलिए की गई ताकि ये क्लियर हो जाए कि नीतीश कुमार को सीएम बीजेपी नहीं बना रही है। जैसे ही अमित शाह ने इधर बयान दिया कि विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद ही यहां तेजी आई और राहुल गांधी ने फोन मिलाने शुरू किए कि अब इन्होंने पत्ते खोल दिए हैं, अब हम मारेंगे नहले पे दहला, और तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान करके इन्होंने सरप्राइज कर दिया। यह कहना है पटना के पत्रकारों का कि एक्चुअली में एनडीए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे और तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर देंगे। अब दोस्तों इस कहानी से तो बहुत कुछ निकल कर आया।
मोदी और अमित शाह के बीच में मतभेद भी हो सकते हैं किसी एक बात को लेकर। 2, कोई वॉर रूम भी है पटना में जिस पर नीतीश कुमार और उनके खासम खास नजर बनाए हुए हैं। 3, राहुल गांधी की रणनीति पर कम से कम विचार विमर्श होता है। ये बताता है कि राहुल गांधी को कितना भी मजाक उड़ा ले बीजेपी, उनको डिस्क्रेडिट कर दे, इट्स नॉट दैट इजी कि उनको डिस्क्रेडिट किया जाए। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से अशोक गहलोत को भेजा गया और अशोक गहलोत ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा अमित शाह को ललकारा कि ये नेतृत्व नेतृत्व कहने से नहीं चलेगा, साफ बताइए कि सीएम किसको बनाएंगे, ये कंफ्यूजन नहीं चलेगा, आप तो उनका एकनाथ शिंदे कर देंगे। जो भाषा अशोक गहलोत की थी, और गहलोत जैसे नेता जो मतलब गठबंधन की राजनीति के सूरमा है, मतलब उनसे बहुत ही ज्यादा होशियार नेता माने जाते हैं, उनको भेजना ये बताता है कि ये मुझे इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं बहुत साल बाद ये वाली कांग्रेस देखने को मिली। ये कांग्रेस का एक राजनीति का स्टाइल रहा है, वो कंफ्यूजन पैदा करती है और फिर उसके बाद सब मामला सॉर्ट आउट हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई दिक्कत भी थी। आज देखिए आप महागठबंधन में कहीं ऐसा कोई आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई बिल्कुल शांति से सब प्रचार में लग गए हैं। ये कांग्रेस का स्टाइल ऑफ वर्किंग है जो बीच में खत्म हो गया था इतने सालों में। बहुत साल बाद मुझे ये स्टाइल ऑफ वर्किंग दिखाई दी है कांग्रेस की। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि दोस्तों इस चुनाव में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से राजनीति है बिहार में जो बदलेगी। दोस्तों ये वो चुनाव है जिसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से लालू यादव की छाया से बाहर आ चुके होंगे। इससे पूर्व में भी वो बाहर आ चुके थे। 2020 में दोस्तों जो आरजेडी को इतनी अच्छी सीटें मिली वो उसमें तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी लालू यादव पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें देख रहे थे। इस बार इस चुनाव में चाहे आरजेडी बुरा करे या अच्छा, सब कुछ तेजस्वी यादव के ही बूते जाएगा और ये अब लालू का पूरा जो लालू की राजनीति का दौर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 2, नीतीश कुमार क्या वाकई भैया आखिरी चुनाव होता है तो क्या पार्टी बट जाती है? और अगर पार्टी बट जाएगी तो फिर केंद्र की सरकार भी खतरे में आ सकती है। अगर कुछ सांसद टूट गए, कुछ नहीं तोड़ पाएंगे, फिर क्या होगा? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज और भी है। कांग्रेस पार्टी की एक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है कि हम किसी एक दल के कंधों पर चढ़कर अब अपने स्तर पर राजनीति शुरू की जाए। ये अपने आप में नई बात है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।